हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से जो है हमारे वीडियो नहीं पड़े। अभी आपने देखा होगा कि कल या परसों संभवतः मैंने एक इंट्रो डाला था जिसमें बताया था आपको कि हम जो है नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए जो है यात्रा, नई जर्नी पुनः, क्योंकि लगभग 2-3 महीने हमारा बहुत नुकसान हो गया और हम वीडियो को नहीं डाल पाए। उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और आज शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इतिहास की सीरीज़ जो है चालू की थी। उस इतिहास सीरीज़ में मैंने लगभग प्राचीन भारत से स्टार्ट किया था और इतिहास के प्रकार और किस तरीके से इतिहास के जो सोर्स है, हमको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ों की जानकारी मिलती है, भारत में पहले लिखित साक्ष्य इतिहास से कहाँ से मिलते हैं, ये सभी चीज़ों की लगभग जानकारी हमने देखी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरे वीडियोस को एक लाइन से देख सकते हैं। जिसमें स्टार्टिंग का वीडियो थोड़ा बड़ा है, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी वीडियो आए हैं मतलब एक एवरेज में थे, यानी कि ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। लगभग कुछ उसमें वीडियोग्राफी यानी कि पीछे वीडियो चला करके मैंने आपको कई सारे वीडियो की जानकारी भी दी थी, फॉर्मेशन दी थी किस तरीके से। तो आज हम पुनः शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। देखिए, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज को कुछ समय के लिए हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो आ रहा है और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं और ज़्यादातर उसमें बर्डन ये देखा गया है कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वहीं से पूछे जाते हैं। तो संभवतः मैं प्रयास करूँगा कि आपके जो इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से शुरुआत करूँ। अब आप देख सकते हैं कि इतिहास का विभाजन, थोड़ा सा अपन पुरानी चीज़ें याद कर लेते हैं कि इतिहास क्या था। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री, यानी कि लोग व उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं, इतिहास में करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इतिहास वह नहीं है जो अभी बीत चुका है, इतिहास वह है जिससे हमारे समाज पर कोई विशेष प्रभाव डाला हो। और हिस्ट्री के अंतर्गत हम तिथियों का भी अध्ययन करते हैं कि इतिहास से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं उन सब तिथियों के आधार पर हम कैसे, ठीक है। इतिहास का विभाजन भी मैंने आपको बताया था कि लगभग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक, दूसरा था हमारा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा था हमारा ऐतिहासिक। यानी कि अगर हम बात करते हैं इनकी अंग्रेजी माध्यम में, तो एक था आपका प्रोटो हिस्टोरिकल, एक था प्री हिस्टोरिकल और एक था हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, ठीक। इतिहास की वह घटनाएं जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, यानी कि लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और संभवतः उनके औजारों और उनकी सामग्रियों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो इतिहास के ऐसे समय को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इतिहास का वह समय जहाँ पे लोग लिखना पढ़ना तो जानते थे, परंतु वर्तमान समय के विद्वानों द्वारा उनकी लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इतिहास के ऐसे समय को हम क्या कहते हैं, आपका आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास का वह समय जिसके साक्ष्यों को लगभग पूरी तरह से पढ़ा जा चुका है, तो इतिहास का ऐसा समय क्या कहलाता है, आपका ऐतिहासिक काल कहलाता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इसके अलावा मैंने बताया था कि प्राक ऐतिहासिक काल में स्टोन एज को रखा गया है, यानी कि आपका पाषाण काल। संपूर्ण पाषाण काल यानी कि आदिमानव का जो काल है वो किस में रखा गया है, आपका प्राक ऐतिहासिक काल में, क्योंकि आदिमानव के औजारों से ही हमें पता चलता है, उनकी जानकारी प्राप्त होती है, कैसे वो रहते थे, कैसा उनका रहन सहन था, खान पान था, ये समस्त चीज़ों की जानकारी हमको प्राक ऐतिहासिक काल यानी कि आदिमानव के समय से मिलती है। इसके अलावा देखिए, इनको लिखना या पढ़ना नहीं आता था, फिर भी संभवतः कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, प्राप्त होते हैं, जिससे ये पता चलता है। ये चित्रकारी वगैरह इन्होंने की, जैसे भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के पास में ही एक जिला रायसेन जिला है, जिसमें भीमबेटका में आदि मानव यानी कि पाषाण काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें चित्रकारी इत्यादि मिली। इसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने 2 चीज़ों की चर्चा की थी। एक तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा हमारा क्या था, वैदिक सभ्यता। इन दोनों को भी आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि इनमें जो लिपियां प्राप्त हुई हैं, खासकर सिंधु घाटी सभ्यता में, तो विद्वानों द्वारा उन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका।
क्योंकि ये कैसा लिखते थे, तो भाव चित्रात्मक, अपनी फीलिंग्स को ये चित्रों के माध्यम से प्रेजेंट किया करते थे। इसी वजह से इनकी लिपि भाव चित्रात्मक कहलाई और इन लिपियों को लगभग संभवतः कहा जाता है कि विद्वानों ने पढ़ा नहीं, ये पढ़ नहीं पाए, ऐसा कुछ कहते हैं। वैदिक सभ्यता को ही क्यों रखा जाता है? वैदिक सभ्यता की भाषा तो संस्कृत रही है। उसका रीजन ये था कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने जो जो उनकी लिखित साक्ष्य मिले, जैसे पुराण हो गए, आपके उपनिषद हो गए, तो लगभग इन सब की संख्या तो ज्यादा मात्रा में है। अगर हम पढ़ते इतिहास में, जैसे उपनिषदों की संख्या 108, परंतु उपलब्ध उपनिषद 13। इस आधार पर कि संपूर्ण साक्ष्य न मिलने के कारण हमने इसको किस पे रख दिया? आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 3 भागों में बट गया आपका। एक तो प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, और दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री, और तीसरा है आपका आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें से मौर्य काल से लेकर के जब तक अरबों का आक्रमण नहीं हो जाता, यानी कि 712 एडी तक आपका माना जाता है प्राचीन काल का भारत। मध्यकालीन भारत की बात करते हैं 712 एडी से लगभग औरंगजेब की मृत्यु तक का जो समय माना जाता है वो आपका मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत यानी औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के लगभग 1947 की आज़ादी, या संभवतः ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय तक ये पूरा आधुनिक भारत माना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। तो देखिए 1707 में ही मध्यकालीन भारत, यानी कि अगर हम प्राचीन भारत का पूरा इतिहास देख ले, जैसे मैंने ये तो डिवाइडेशन के आधार पर, विभाजन के आधार पर आपको बता दिया कि ये ऐसी चीज़ें, लेकिन मानव की उत्पत्ति से लेकर के लगभग 712 एडी तक क्या रहा है आपका प्राचीन भारत का इतिहास रहा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्राचीन काल का जो इतिहास रहा है वो लगभग आप मान सकते हैं कि मध्यपाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल से लेकर 712 एडी तक का समय। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 712 में ऐसा क्या हुआ कि जो है मध्यकालीन भारत की शुरुआत। तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम अरब का मुस्लिम था, जिसने भारत पर आक्रमण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल भारत पर लूटपाट करना रहा। ठीक है। तो कैसे इसने मारा, ये सब कहानी आपको जब मध्यकालीन भारत के बारे में देखेंगे तब आप देखें। हाँ, इसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत के बाद 1707 में ऐसी क्या घटना हुई कि आधुनिक भारत का इतिहास आरंभ हो जाता है। तो 1707 में जो आधुनिक भारत का इतिहास रहा है, कहते हैं औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब ने मरते समय लगभग 49 वर्ष कुछ दिनों का इसने शासन किया, और कहते हैं कि मरते समय इसने अपने तीनों बच्चों के लिए, चूंकि इसके बेटे थे 4, एक बेटे की इसने स्वयं हत्या करवा दी थी, तीनों बच्चों के लिए इसने 3 चिट्ठियां छोड़ी, और उन तीनों चिट्ठियों में लगभग एक ही जानकारी थी कि मैंने जो अपने जीवन में गलतियां की बच्चों, वो जीवन में तुम कभी मत करना। और बहुत सारी उसने बातें लिखी कि मैंने ये जो जागीरें बनाई हैं, जो रियासत बनाई, ये सब तुम्ही लोग के लिए है। परंतु देखिए जीवन से लेकर के यही होता आ रहा था कि मुगल सत्ता में एक राजा की मृत्यु को लेकर के लोग तलवार लेकर के खड़े हुए थे कि रक्त किस तरीके से इस राजा की मृत्यु हुई, आपस में लड़ लें और लड़ करके सत्ता को प्राप्त कर लें। इतिहासकारों का कहना है कि इन तीनों चिट्ठियों को उसने अपने तकिए के नीचे रखा, और जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई तो औरंगजेब को औरंगाबाद के खुल्दाबाद में दफनाया गया, और इतिहासकार कहते हैं कि इसी की कब्र के साथ में मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरी तरह से उस कब्र में दफन हो गया, और उसी समय से आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। कुछ इतिहासकारों के विचार में आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है लोदी वंश से, जो कि मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल का अंतिम वंश रहा है, जिसमें सिकंदर लोदी के समय में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हो जाता है, जिसमें आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1498 में वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति पुर्तगाली नाविक जो कि भारत आया हुआ था, और वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी गई। कुछ इतिहासकारों के मत में सन 1600 से लगभग माना जाता है कि जब सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में हुई थी, या 1498 में वास्को डिगामा आ गया था, उसके ठीक 100 साल बाद यानी कि सन 1600 में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। यूं तो अंग्रेज भारत में केवल शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, वो केवल और केवल व्यापार करने आए थे, लेकिन संभवतः परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत में शासन करना पड़ा।
तो इस तरीके से सन 1600 से कई इतिहासकारों का कहना है कि आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। कई इतिहासकारों का कहना है कि 1857 की क्रांति से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। और इन सभी के संदर्भ को लेकर के यदि मैं मानूं, मैं अपना तर्क दूं, तो मैं मानता हूं कि जब भारत में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा आया और उसके ठीक 100 साल बाद अंग्रेज भी भारत आ गए, संभवतः ऐसा हम मान सकते हैं कि यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, इस आधुनिक भारत में संपूर्ण जानकारी अंग्रेजों से, यानी कि सन 1600 से लेकर के लगभग 1857 की पूरी क्रांति हम 1947 तक की पूरी आज़ादी पढ़ेंगे। इसमें देखिए संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास में अब अपन आ जाते हैं कि किस तरीके से, देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। आज केवल आपको सिलेबस बताऊंगा, उस सिलेबस के आधार पर ही हम चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सन 1600 में, एक तो हम बात करेंगे कि 1498 में कौन आ गए थे भारत में, पुर्तगाली आ गए थे। पुर्तगालियों के आने के बाद सन 1600 की बात करें तो उस समय पे अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेजों के समय की जो परिस्थितियां रही हैं वो क्या क्या रही हैं, वो हम भारत पे इस आधुनिक भारत के इतिहास में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात देखिए लगभग आपका प्लासी का युद्ध, बंगाल की स्थिति क्या रही, प्लासी का युद्ध लगभग हमको पढ़ना पड़ता है। प्लासी के युद्ध के पश्चात हमको बक्सर का युद्ध, यानी कि संपूर्ण बंगाल की स्थिति हमको देखनी पड़ती है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के पश्चात हम देखेंगे कि भारत में ठीक इसी प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। तो एक हमारा जो चैप्टर रहता है वो रहता है लगभग 1857 का वॉर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति। इसके बाद देखिए हमको पढ़ना पड़ता है समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन ये भी हमारे सिलेबस का एक भाग है, जिसमें आपको राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, आत्माराम पांडुरंगा, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती और संभवतः उस समय पे हुए जितने भी समाज सुधार आंदोलन रहे हैं उनसे जुड़े प्रमुख नेताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, क्योंकि संभवतः पेपर में सर्वाधिक प्रश्न जो है यहाँ से बनने की उम्मीद रहती है। अब हम देखें इसके बाद हमको क्या पढ़ना पड़ता है। इसके बाद हमको पढ़ना पड़ता है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके संपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस के जो चरण रहे हैं कि किस तरीके से इसकी बाल्यावस्था थी, किस तरीके से इसकी युवावस्था थी और किस तरीके से इसकी वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था के नाम से इसे हम जानते हैं। कांग्रेस के इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या चीज़ें हुई सभी को हम देखेंगे, क्योंकि बाल्यावस्था के दौरान कांग्रेस का कोई विरोध नहीं हुआ। युवावस्था के दौरान कांग्रेस अपने चरम पे रही है, जिसमें बहुत सारे आंदोलन थे जो कि उग्रवादी रहे। इसके बाद प्रौढ़ावस्था के जितने भी कांग्रेस के आंदोलन रहे हैं वह हिंसावादी यानी गांधीवादी आंदोलन है। इस कांग्रेस के अधिवेशन के बाद हमको पढ़ना पड़ता है गांधीवादी युग। गांधीवादी युग में हम बहुत सारे आंदोलन देखेंगे कि गांधी जी से जुड़े हुए आंदोलन। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आगमन भारत हो जाता है और भारत में ही हम देखते हैं कि गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले से अपना पहला आंदोलन शुरू करते हैं, जो कि सत्याग्रह आंदोलन था। इसके बाद संभवतः लगातार उन्होंने कई आंदोलन किए गुजरात के खेड़ा जिले में। इसके बाद खिलाफत कमेटी से ये जुड़े, खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन किया, चौरा चौरी घटना हुई। इसके बाद साइमन कमीशन, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, पूना समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, कैबिनेट मिशन, वेवल योजना और लगभग ये समस्त चीज़ों को पढ़ने के पश्चात 1947 में भारत की आज़ादी। इस गांधीवादी युग के अलावा हमें भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद पढ़ना पड़ता है। देखिए क्रांतिकारी आतंकवाद यानी कि आतंकवाद शब्द यहाँ पे एक जोड़ा गया, ये कि भारत को स्वतंत्रता हिंसा के माध्यम से दिलाने का इन्होंने प्रयास किया है। आतंकवाद जैसे शब्द को जोड़ा गया था। आज से कई साल पहले यूपीएससी में एक प्रश्न आया था जिस पर विवाद हो गया था और उसमें केवल ये जानकारी थी कि क्रांतिकारी शब्द को हटा करके भारत के आतंकवाद से आप क्या समझते हैं।
जिसमें यूपीएससी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया था। संभवतः यूपीएससी ने इस पर माफ़ी मांगी थी कि हम एक शब्द को लिखना भूल गए थे, जिसमें क्रांतिकारी जैसे शब्द को भूल गए थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। तो हमको भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होती है। इससे जुड़े हुए उग्र नेता जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ऐसे बहुत सारे, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे व्यक्ति रहे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, समस्त नेता जितने भी थे जो कहीं ना कहीं आपके क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे, और जिसमें से प्रमुख क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, चापेकर बंधु, सभी का नाम हमको सुनने को मिलता है। इसके पश्चात अगर हम देखें तो लगभग आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास इन्हीं सब चीज़ों पर टिका हुआ है। और जितने भी आपके गांधीवादी युग, जिसमें हम बहुत सारे आंदोलन देखेंगे, है ना, आंदोलन, ये सब पढ़ने के बाद जो है हमारा लगभग आधुनिक भारत यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कुछ मामलों में हम भारत की आज़ादी के बाद भारत चाइना का युद्ध, ताशकंद समझौता, समस्त चीज़ें भी देखेंगे, जिसके तहत जो है हमको कुछ 1947 से लेकर के सन 2000 के बीच में हुई घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। तो कहीं ना कहीं वो भी आधुनिक भारत के इतिहास का ही एक हिस्सा है। तो इस तरीके से जब हम ये संपूर्ण जानकारी आपकी ले लेंगे, आपके बहुत सारे प्रश्न जो है आधुनिक भारत के इतिहास से बनते हैं, और इसके माध्यम से क्या होगा कि हम हर एक एग्ज़ाम के लिए जहाँ से आधुनिक भारत के प्रश्न बनेंगे तो हम उन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को बड़े आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो जल्द ही मैं अगली क्लासेस जो लेकर के आऊँगा, उस क्लास में आपको भारत में पुर्तगालियों के आगमन की स्थिति से लेकर के लगभग बंगाल की स्थिति के बारे में संपूर्ण कहानी बताऊँगा। उस दरमियान आपको एक काम करना है, क्योंकि कई सारी बातें मेरी ऐसी रहेंगी जो कहानियों के माध्यम से रहेंगी। तो आपको लिंक बनाने के लिए अपने साथ में कॉपी और पेन रखना है। उस कॉपी पेन में समस्त चीज़ों आपको नोट करते रहना है, ताकि आपका लिंक पढ़ते समय बना रहे, और जब उस नोट्स को आप अपनी किताब से मैच करेंगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में इस नए टॉपिक को लेकर के, और तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, और बिल्कुल तैयार रहिएगा। जल्द ही जल्द उस आधुनिक भारत की शुरुआत हम अगले वीडियो से करेंगे। धन्यवाद।